हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 स्पेशल इंग्लिश का लेसन 5 पढ़ेंगे। लेसन 5 एक पोयम है और इसका टाइटल है अवर कैजुरिना ट्री और इसकी पोइटेस है तोरू दत्त। इस पोयम में 5 स्टैंजाज हैं। आज के इस पार्ट में हम इस पोयम की थीम के बारे में, पोइटेस के बारे में और इस पोयम के फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा को डिस्कस करेंगे। बाकी के स्टैंजाज हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बचपन की यादें बहुत ही खूबसूरत होती हैं। हम में से हर कोई इन यादों को सहेज कर रखना चाहता है। तोरू दत्त भी एक ऐसी ही यंग पोइटेस थी जिन्होंने अपनी बचपन की यादों को अपनी इस पोयम के द्वारा हमेशा के लिए अमर बना दिया। ये एक बहुत ही फेमस पोयम है। इसमें वो अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताती हैं। बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखी गई है। इसके अलावा इसको हम एक ओड भी कह सकते हैं। ओड एक प्रकार का पोएटिक फॉर्म होता है जिसका यूज़ किसी व्यक्ति या वस्तु को ग्लोरीफाई करने या फिर उसकी तारीफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस पोयम को हम कह सकते हैं कि ये एक ओड के फॉर्म में भी लिखी गई है। कहीं कहीं इसमें हमें एलिजी की झलक भी देखने को मिलेगी। एलिजी मतलब होता है शोक गीत, क्योंकि इस पोयम में कई जगह तोरू दत्त ने अपने शोक को भी व्यक्त किया है, जो वो अपने भाई और बहन की डेथ के बारे में डिस्कस करती हैं। इस पोयम में उनको याद करती हैं। तो हम कह सकते हैं इस पोयम में एलिजी का भी मिक्सअप है। इस पोयम में तोरू दत्त ने एक ट्री, कैजुरिना ट्री को ग्लोरीफाई किया है। कैजुरिना जो है वो एक प्रकार का ऑस्ट्रेलियन ट्री होता है जो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर पाया जाता है और काफ़ी जल्दी बड़ा होता है। तोरू दत्त को बहुत हद तक जॉन कीट्स से भी कंपेयर किया जाता है, जो कि एक ब्रिटिश लेट रोमांटिक पोइट थे, क्योंकि बहुत हद तक ये उन्हीं की स्टाइल में लिखा करती थी और जॉन कीट्स की ही तरह इनकी भी प्रीमेच्योर डेथ हो गई थी। तोरू दत्त की डेथ सिर्फ 21 साल की आयु में ही हो गई थी, लेकिन बहुत ही छोटे से जीवन काल में ही इन्होंने लिटरेचर की फील्ड में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और लिटरेचर में अपनी एक अहम जो इमेज है वो कायम की है। इसी वजह से शायद आज हम इनकी इस कविता को, अपनी इस पोयम को इस बुक में, अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम हमारी पोइटेस के बारे में जानते हैं। तोरू दत्त 1856 से 1877, यानी तोरू दत्त का जन्म 1856 में और इनकी डेथ 1877 में, यानी सिर्फ 21 साल में ही इनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ फेमस इंडियन पोइट एंड ऑथर ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये एक बहुत ही फेमस इंडियन पोइट थी, ऑथर थी, जो इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा करती थी। हमारे लिए एक प्राउड की बात है कि आज हम एक इंडियन पोइटिस को पढ़ रहे हैं। अर्ली इन हर चाइल्डहुड शी ट्रैवल्ड अब्रॉड। बचपन में ही ये विदेश चली गई थी, फ्रांस चली गई थी। शी वॉज एजुकेटेड इन फ्रांस एंड इंग्लैंड। इनकी सारी एजुकेशन जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड में ही हुई है। शी रिटर्न टू इंडिया इन द अर्ली 1870s और 1870s में ये वापस इंडिया आई एंड टुक टू लर्निंग संस्कृत और इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। शी अर्नड फेम फॉर हर लिटरेरी एक्टिविटीज़ और इन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की। इन स्पाइट ऑफ हर प्रीमेच्योर डेथ, बहुत कम आयु में इनकी डेथ हो गई थी। इसके बावजूद भी ये आज भी अपनी कविताओं के द्वारा लोगों के दिल में जिंदा है। शी पब्लिश्ड इन 1876 ए शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। इन्होंने एक पोइटिक कलेक्शन जो है वो पब्लिश कराया था 1876 में, जिसमें ट्रांसलेशन था इंग्लिश में कुछ 70-80 फ्रेंच पोएम्स का। यानी इन्होंने 70 या 80 फ्रेंच पोएम्स थी, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था और उस कलेक्शन को 1876 में पब्लिश कराया गया था और इसका टाइटल था ए शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स। अनदर फेमस वर्क ऑफ तोरू दत्त इज एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। कुछ और इनके फेमस वर्क थे जैसे एंशिएंट बैलेड्स और लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। अर्ली शी केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स। इन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स का। हर फेमस लिरिक्स इंक्लूड लक्ष्मण, सीता एंड अवर कैजुरिना ट्री।
ये इंग्लिश पोएम्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, इंग्लिश पोइट्स से बहुत प्रभावित थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका मानना ये था कि जो इंडियन मिथोलॉजी होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारे राइटिंग के लिए, इंस्पिरेशन बनती है वो हमारी, और इन्होंने उसको भी अपनी राइटिंग्स में कहीं ना कहीं स्थान दिया। तो इनकी जो पोएम्स थी जैसे लक्ष्मण, सीता एंड अवर कैजुरिना ट्री, ये कहीं ना कहीं लक्ष्मण और सीता मैथोलॉजिकल थीम से इंस्पायर होकर लिखी गई थी। अब हम पोएम की थीम के बारे में जानते हैं। थीम ऑफ द पोएम। द पोएम इज एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ कैजुरिना ट्री। इस पोएम में पोइटेस जो हैं वो कैजुरिना ट्री को डिस्क्राइब कर रही हैं, उसका वर्णन कर रही हैं। द पोइटेस रिकॉर्ड्स हर ओन इम्प्रेशंस ऑफ द ट्री एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। ये खुद के इम्प्रेशंस यानी अपने खुद के विचार, अपने हाव भाव बता रही हैं। जब वो एक दिन में उस पेड़ को कई बार जब देखती थी तो अलग अलग जो छवि उनके मन में उस पेड़ के बारे में बनती थी, उसको उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। दिस रिमाइंड्स हर ऑफ हर लॉस्ट ब्रदर अब्जू एंड सिस्टर अरु। इस पोएम में वो याद करती हैं अपने भाई अब्जू को, अपनी बहन अरु को, जिनकी बहुत ही छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। विथ whom शी यूज टू प्ले अंडर द ट्री। वो याद करती हैं कि उनके साथ वो बचपन में उस पेड़ के नीचे खेला करती थी। शी ह्यूमनाइजेस द ट्री एंड थ्रू अ लॉन्ग मॉर्नफुल dirge like murmur द ट्री सीम्स टू शेयर हर sorrow। यहाँ पर वो इस पेड़ को ह्यूमनाइज कर रही हैं, यानी एक मनुष्य की भांति ट्रीट कर रही हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो पेड़ है वो उनके दुख को, उनके शोक को बांट रहा है। दिर्ज का मतलब होता है शोक गीत। इस पोएम के थ्रू वो पेड़ जो है वो उनके दुखों को, उनके कष्टों को बांट रहा है। द लेमेंट ऑफ द ट्री अटेन्स यूनिवर्सलिटी एंड बिकम्स अ रिकॉर्ड ऑफ द पेन ऑफ ह्यूमन रेस। यहाँ पर ये पेड़ जो है वो अपना शोक व्यक्त कर रहा है, उनके पोइटिस के दुख में शामिल हो रहा है, उनके दुखों को बांट रहा है, और इस तरह से वो एक यूनिवर्सलिटी अटेन करता है, एक रिकॉर्ड कायम करता है मनुष्य की भांति दुखों को बांटने का, दुखों को व्यक्त भी करने का। इन द एंड द पोइटस प्रेज फॉर द इमोर्टलिटी ऑफ द ट्री। पोएम के लास्ट स्टेंजाज में पोइटस जो हैं वो प्रार्थना कर रही हैं उस पेड़ के लिए कि वो पेड़ जो है वो इमोर्टलिटी यानी उसकी अमरता के लिए वो प्रार्थना करती हैं। शी इज कॉन्फिडेंट दैट हर लव वुड डिफेंड इट फ्रॉम ओब्लिवियंस कर्स। यानी वो प्रार्थना कर रही हैं कि वो पेड़ जो है वो उनके इस गीत के द्वारा, उनकी इस पोएम के थ्रू अमर हो जाए, और उनको विश्वास है कि उनका जो प्रेम है, उनका जो लगाव है उस पेड़ के प्रति, वो उस पेड़ को डिफेंड यानी बचा लेगा ओब्लिवियंस कर्स से। ओब्लिवियन मतलब होता है गुमनामी का, और कर्स मतलब होता है श्राप। गुमनामी के श्राप से उस पेड़ को, उनका ये संगीत जो है, उनकी ये पोएम जो है, उनकी प्रार्थना उसे बचा लेगी। यहाँ पर ओब्लिवियंस कर्स से पोइटस का सेंस है कि उनका मानना है कि इस धरती पर जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु होना तय है, जो भी है उस चीज़ को एक ना एक दिन नष्ट होना है, लेकिन वो ऐसा चाहती हैं कि भले ही उनकी मृत्यु हो जाए लेकिन वो पेड़ हमेशा के लिए उनकी इस पोएम के थ्रू अमर हो जाए। चलिए अब हम अपनी पोएम का फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। अवर कैजुरिना ट्री लाइक ए ह्यूज पाइथन वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, यानी एक पाइथन की तरह, यानी एक बड़े से पाइथन, पाइथन मतलब होता है अजगर, तो वो कह रही हैं कि एक बड़े से अजगर की भांति वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, यानी घुमावदार तरीके से गोल गोल घूमती हुई। द रग्ड ट्रंक, इस पेड़ का जो ट्रंक है यानी इस पेड़ का जो तना है वो रग्ड है यानी बहुत भद्दा सा है। इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स, और उस पर बहुत गहरे स्कार्स यानी घाव के निशान बने हुए हैं गहरे। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स ए क्रीपर क्लाइम्स, और एक क्रीपर, क्रीपर मतलब होता है बेल, उस पेड़ को कवर करती हुई गोल गोल घुमावदार तरीके से उस पेड़ पर लिपटी हुई समिट तक यानी उसकी चोटी तक जाती है, मानो वो तारों के नजदीक पहुंच गई हो। ऐसा वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि पेड़ काफी बड़ा था, और जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कैजुरिना ट्री एक ऑस्ट्रेलियन पेड़ होता है जो काफी जल्दी बड़ा होता है, काफी ऊंचाई होती है उसकी। तो वो यहाँ पर बता रही हैं कि एक बेल जो है वो उस पेड़ के तने से लिपटी हुई है और उसके टॉप तक जाती है, और उस बेल की वजह से उस पेड़ के तने पर बहुत गहरे स्कार्स यानी घाव जैसे निशान बन गए हैं। इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव, यहाँ पर वो कह रही हैं कि जिस तरह से उस बेल ने इस पेड़ के तने को जकड़ा है,
अगर वो बेल किसी और पेड़ के तने को इस तरह से जकड़ती तो नो अदर ट्री कुड लिव, तो शायद वो पेड़ जीवित ही नहीं रह पाता। बट गैलेंटली, बट एक साहसी की तरह, द जाइंट वियर्स द स्कार्फ। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोइटिस ने एक फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है जिसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीयकरण। यहाँ पर पोइटिस पेड़ को कंपेयर कर रही हैं जाइंट से। जाइंट मतलब होता है दानव, तो यहाँ पर वो कह रही हैं पेड़ जो है वो काफ़ी बड़ा था, विशाल था, तो वो भद्दा सा दिखने वाला था, तो वो कह रही हैं कि वो एक जाइंट की तरह उसने उस बेल को ग्रहण किया हुआ, एक स्कार्फ की तरह लपेटा हुआ है, जैसे उसने कोई स्कार्फ ओढ़ रखा हो, इस तरह से उस बेल को उसने अपने ऊपर लपेटा हुआ है। एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बग्स एमंग, और उस पेड़ की जितनी भी शाखाएं हैं उन सब पर क्रिम्सन, क्रिम्सन मतलब होता है डार्क रेड कलर, और क्लस्टर मतलब होता है गुच्छे में, झुंड में बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो लटके हुए हैं। वेयर ऑन all the day are gathered bird and bee, and often at nights the garden overflows with one sweet song. इसके बाद वो कह रही हैं कि पूरे दिन उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी और मधुमक्खियाँ यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं, और रात के समय अक्सर वो गार्डन ओवरफ्लो होने लगता है, यानी गूंजने लगता है एक स्वीट सॉन्ग से, दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस संगीत का कोई क्लोज नहीं है, कोई अंत नहीं है। संग डार्कलिंग फ्रॉम अवर ट्री, और वो संगीत कहाँ से आ रहा है? अंधेरे के समय उस पेड़ से आता है वो संगीत, यानी वो पक्षी जो उस पेड़ पर अब घर बनाकर रहते हैं या जो कीड़े वगैरह रहते हैं, उन सब की आवाज़ से वो जो गार्डन है वो ओवरफ्लो होने लगता है। वाइल मैन रिपोज, और रात के समय मैन जो रिपोज करते हैं, रिपोज मतलब होता है आराम करते हैं, उस समय पर ये संगीत जो है उस पेड़ से सुनाई देता है। इस पैराग्राफ में पोइटिस ने दो फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। फर्स्ट लाइन में लाइक अ ह्यूज पाइथन, यानी यहाँ पर वो सिमिली का यूज कर रही हैं। सिमिली मतलब होता है उपमा अलंकार का, यानी उपमा कर रही हैं, वो बता रही हैं कि जो पेड़ है वो किसकी तरह है? पाइथन की तरह, यानी अजगर की तरह है। और सिमिली का जो पहचान होती है वो लाइक और एज, यानी जब भी हम किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से कंपेयर करते हैं या मनुष्य से कंपेयर करते हैं, मनुष्य को किसी और से कंपेयर करते हैं, तब हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर वो इस पेड़ को पाइथन से कंपेयर कर रही हैं, तो वो बोल रही हैं लाइक अ ह्यूज पाइथन, जैसे कि एक बड़ा सा अजगर हो ना। और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ किया गया है, यानी वो उस पेड़ को एज ए पर्सन ट्रीट कर रही हैं, एक जायंट की तरह ट्रीट कर रही हैं कि उसने एक स्कार्फ पहन रखा है। चलिए अब हम सेकंड स्टेंजा को डिस्कस करते हैं। When first my casement in wide open through at down, my eyes delighted on it rest. यहाँ पर पोइटिस कह रही हैं कि जब सुबह उठते से ही, डाउन के समय, डाउन मतलब होता है भोर के समय, जब वो सबसे पहले अपनी खिड़की को खोलती हैं तो उनकी आंखें जो हैं खुशी से उस पेड़ पर रेस्ट यानी टिक जाती हैं, यानी एक टक वो उस पेड़ को देखती रहती हैं। समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर, कभी कभार और अधिकांश विंटर सीजन में। ऑन इट्स क्रस्ट, उसकी क्रस्ट यानी उसकी शिखर पर, उस पेड़ की चोटी पर, एक ग्रे बबून सिट्स स्टैच्यू लाइक अलोन। एक ग्रे कलर का यानी एक भूरे से कलर का बबून, बबून मतलब होता है एक प्रकार का बंदर जिसकी पूंछ छोटी होती है, उसे बबून कहते हैं। सिट्स स्टैच्यू लाइक, यहाँ पर भी सिमिली का यूज़ किया गया है। लाइक यहाँ ने यहाँ पर उस बबून को कंपेयर किया है स्टैच्यू से, यानी वो बंदर जो है वो कैसा बैठा रहता है? जैसे कोई स्टैच्यू हो, कोई मूर्ति हो। ए ग्रे बबून सिट्स स्टैच्यू लाइक अलोन, अकेला वो एक बंदर उस पेड़ के शिखर पर स्टैच्यू की तरह, मूर्ति की तरह बैठा रहता है। वॉचिंग द सनराइज, और सनराइज को देखता रहता है। वाइल ऑन लोअर बाउ, जबकि लोअर बाउ यानी जो निचली शाखाएं होती हैं उन पर हिज प्यूनी ऑफ स्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले, उस बंदर के प्यूनी, प्यूनी मतलब होते हैं छोटे, ऑफ स्प्रिंग्स मतलब होते हैं बच्चे, लीप करना मतलब होता है उछलना, अबाउट एंड प्ले, तो वो कह रही हैं कि उनके जो निचली शाखाएं होती हैं उस पर उनके बच्चे यहाँ वहाँ उछलते हैं, खेलते हुए नजर आते हैं। एंड फार एंड नियर कोकिलास हेल द डे, और यहाँ वहाँ कोयलें बैठी हुई हैं और वो डे को, हेल करना मतलब होता है पुकारना या वेलकम करना,
दिन को वेलकम कर रही हैं। एंड टू इट्स पैस्चर्स वेंट फॉर स्लीपी काउज, और नींद में जो गाय हैं वो अपने पैस्चर्स मतलब होता है चारागाह की तरफ बढ़ रही हैं। एंड इन द शेडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, और यहाँ पर वो कह रही हैं कि जो पेड़ है उसका जो उसकी जो शेडो है वो एक बड़े से टैंक, वाटर टैंक पर पड़ रही है। बाय दैट होर ट्री, होर मतलब होता है बूढ़ा सा पुराना सा, वो जो बूढ़ा सा पुराना सा पेड़ है उसका जो शेडो है, क्योंकि पेड़ काफ़ी विशाल है तो उसकी शेडो जो है एक बड़े से वाटर टैंक को पूरी तरह से ढक लेती है। सो ब्यूटिफुल एंड वास्ट द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो एनमेस्ड, एनमेस्ड मतलब होता है ढेर, और वो कह रही हैं उसके पेड़ के बाजू में ही एक बहुत ही बड़ा ढेर लग जाता है वाटर लिलीज का। वाटर लिलीज बहुत ही छोटे सफ़ेद कलर के फ्लावर्स होते हैं, और यहाँ पर भी सिमिली का यूज़ किया गया है कि वाटर लिलीज को कंपेयर किया है स्नो से, बर्फ़ से, यानी जो वाटर लिलीज का ढेर है वो बर्फ़ के ढेर की तरह नज़र आता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पोएम की थीम, पोएटिस के बारे में और फर्स्ट स्टेंजाज अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी के स्टेंजाज हम इसके सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू।